हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच भी सीबीआई द्वारा ही की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले में सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बेंच ने निर्देश दिया कि अब से संदेशखाली के अन्य 2 आरोपों की जांच भी सीबीआई करे। ये 2 आरोप जमीन हड़पने और लैंड यूज में बदलाव हैं। 2 मई तक सीबीआई को प्राथमिक रिपोर्ट जमा करनी है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक रैली में ममता बनर्जी पर संदेशखाली जैसे शर्मनाक घटना पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। संदेशखाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेशखाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेशखाली के गुनहगारों के साथ। उधर ममता सरकार के इशारों पर काम कर रही पुलिस को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बंगाल पुलिस बनाम एनआईए के मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक बंगाल पुलिस एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बंगाल पुलिस एनआईए अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी होगी और इसके लिए भी पुलिस को करीब 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। भाजपा नेता तरुण चुग ने संदेशखाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि सीबीआई जांच में संदेशखाली में अत्याचार को संरक्षण देने वाली सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं आज के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से उन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। पर मैं हैरान हूं कि जो लोग ह्यूमन राइट्स का परचम लेकर घूमा करते थे, महिला उत्पीड़न के लिए बड़े बड़े लेख लिखते थे, वो लोग आज चुप क्यों हैं? कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि मानवाधिकार की बात करने वाले प्रियंका वाड्रा आज चुप क्यों हैं? प्रियंका वाड्रा बताएं कि अपराधियों को संरक्षण देना क्या कहलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कच्चातीवू द्वीप के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता इस मुद्दे को बकवास करार दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस मुद्दे को बकवास करार देने पर भाजपा ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल साइट एक्स पर संदेश लिखकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान की निंदा की है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान से इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को बकवास करार दिया। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कच्चातीवू द्वीप पर रहता कौन है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर संदेश लिखकर कांग्रेस पार्टी की मनोदशा की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का परिचायक है। जिस तरह नेहरू ने चीन द्वारा अक्साई चीन छीनने को सही ठहराया था, उसी तरह दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस द्वारा श्रीलंका को कच्चातीवू द्वीप दान करने को यह कहकर सही ठहराया है कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी, बिना सिर पैर की। भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से देश से माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि तमिलनाडु के चुनाव में कच्चातीवू द्वीप कोई मुद्दा ही नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी के तमिलनाडु दौरे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी और डीएमके का उनका रोल कच्चातीवू आइलैंड भारत से
सौंपने में, श्रीलंका को उस समय के सीलोन को सौंपने में उनके रोल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने सारी जानकारी उजागर की। देखिए, ये बिल्कुल मुद्दा ही नहीं है तमिलनाडु के चुनाव में। बार बार हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक मुद्दा बनाएं। ये बिल्कुल मुद्दा ही नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि देश हित और देश से जुड़े सरोकारों पर ऐसे बेतुके और गैर जिम्मेदारान बयान कांग्रेस की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कच्चा तीवू द्वीप को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिल्म द केरला स्टोरी पर राजनीति करने वाली केरल की सरकार के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। केरल के ईसाइयों का युवा संगठन द केरल कैथोलिक यूथ मूवमेंट KCYM फिल्म द केरल स्टोरी को जगह जगह दिखाएगा। द केरला कैथोलिक यूथ मूवमेंट ने यह निर्णय इडुक्की चर्च प्रशासन के समर्थन में लिया है। इससे पहले लव जिहाद और ISIS की भयावहता को दिखाने वाली इस फिल्म को इडुक्की और थॉमरसेरी चर्च प्रशासन ने 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को दिखवाया था। इस दौरान उन्हें लव जिहाद पर पुस्तिकाएं भी वितरित की गई। द केरल कैथोलिक यूथ मूवमेंट केरल के कैथोलिक ईसाई युवाओं का एक बड़ा संगठन है। KCYM के डायरेक्टर पादरी जॉर्ज वेला कुडील ने यह भी कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लड़कियों को शादी के लिए धर्मांतरण को कहा जाता है और फिर उनके माता पिता को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा सकता। यह फिल्म दिखाने के पीछे कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। The activity of the Muslims to capture the girls of the Christians or the other religion into love trap and later on to transport them to Syria, to recruit them to the IS terror forces, if that is their natural right and if they think that that should not be opposed, naturally there will be differences of opinion regarding that aspect. Then my point is that the Christians also have got the right to say that it should be stopped. विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की सूची जारी हो गई है। भारतीय विश्वविद्यालयों ने विषय के आधार पर रैंकिंग में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस साल रिकॉर्ड 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने कुल 424 प्रविष्टियों के साथ रैंकिंग में स्थान हासिल किया है। यह पिछले वर्ष की 355 प्रविष्टियों की तुलना में 19.4% अधिक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने देश में सबसे अधिक रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय के रूप में स्थान बनाया है। विश्वविद्यालय ने विकास अध्ययन विषय में दुनिया में 20वां स्थान हासिल किया है। IIM अहमदाबाद ने बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में दुनिया में 22वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बॉम्बे ने मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में 25वां स्थान हासिल किया है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में IIT मद्रास 29वें स्थान पर है। सिविल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली 39वें स्थान पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रभावशाली 30 प्रविष्टियों के साथ रैंकिंग में शामिल है। IIT बॉम्बे 28 प्रविष्टियों, IIT खड़गपुर 27 प्रविष्टियों, IIT मद्रास 22 प्रविष्टियों और IIT दिल्ली 19 प्रविष्टियों के साथ रैंकिंग में शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल में सत्तारूढ़ CPIM के त्रिशूर जिले में लगभग 80 अघोषित बैंक खाते और लगभग 100 अघोषित अचल संपत्तियों की जानकारियां साझा की है। इन खातों में लगभग 25 करोड़ रुपए जमा है। इस संबंध में ईडी ने केरल CPIM विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री AC मोइदीन से पूछताछ की थी। एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत आगमन से पहले एक संदेश लिखा है। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की प्रतीक्षा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार नए आयामों को छू रही है। सेंसेक्स आज 354 अंकों की उछाल के साथ 75,038 अंकों पर बंद हुआ। गौरतलब है कि 38 साल पहले मात्र 100 अंकों के स्केल पर शुरू हुआ सेंसेक्स बाजार आज 75,000 अंकों के आंकड़े को पार कर गया है। बीते 10 साल पहले
जहां बीएसई सेंसेक्स 25,000 के आंकड़े पर था, वो अब नए आयामों को छू रहा है। ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलताओं को दर्शाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि पिछले 10 सालों में सरकार की नीतियों की वजह से बाजार में तेजी आई है। The strong government at the center and the policies which this government has pursued in the last 10 years of growth, giving growth maximum importance. Also RBI has also maintained the balance. So in all, RBI and the government of India, both of them have ensured this country keeps going forward far as growth is concerned. We have achieved that growth, and that growth, economic growth, is now translating over the years. It has translated into the stock market gains, and that is the reason that stock market has done very well because of the fiscal policies and the monetary management by RBI. भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 5वें दौर में एक मैराथन गेम में निजात अबासोव को मार दी है। यह मैच लगभग 6 घंटे तक चला और गुकेश ने 87 चाल के बाद जीत दर्ज की। इस जीत के साथ गुकेश स्टैंडिंग्स में संयुक्त रूप से शीर्ष पर आ गए हैं। 17 वर्षीय गुकेश इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने भी 5वें दौर में ड्रॉ खेला। प्रज्ञानंदा 2 बार के कैंडिडेट्स विजेता यान निपोम नियाची के खिलाफ मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे। भारत के विदित गुजराती ने भी 5वें दौर में ड्रॉ खेला। विदित को दुनिया के नंबर खिलाड़ी फैबियानो कैरुआना के खिलाफ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। एथलेटिक्स पहला खेल बन गया है जो ओलंपिक्स चैंपियंस को इनाम राशि देगा। एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि ओलंपिक विजेताओं को इनाम राशि भी दी जाएगी। एक ऐतिहासिक फैसले के तहत विश्व एथलेटिक्स ने ऐलान किया कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। पेरिस ओलंपिक में 48 एथलेटिक्स इवेंट्स होंगे। रिले के स्वर्ण पदक विजेताओं को इनाम राशि आपस में बांटनी होगी। इस तरह एथलेटिक्स पहला खेल बन गया है जो ओलंपिक चैंपियंस को इनाम राशि देगा। ये इनाम राशि ओलंपिक खेलों का महत्व कम करने के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीट को कई जगह से इनाम राशि मिलती है, वो चाहे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो, सरकार हो, उनका अपना खेल संघ हो या फिर उनके स्पॉन्सर हो। ये इनाम राशि हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान है। खिलाड़ी बस ये जान लें कि हम यहीं तक सीमित नहीं हैं। हम जानते हैं कि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से ही किसी खेल का विकास होता है। जब खेल आगे बढ़ेगा तो खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 1896 से शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों में आईओसी द्वारा खिलाड़ियों को इनाम राशि नहीं दी जाती है। इस तरह से वर्ल्ड एथलेटिक्स के इस फैसले से इनाम राशि न देने की 128 साल पुरानी ओलंपिक परंपरा टूट गई है। दुनिया भर के एथलीट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। यह बहुत अच्छा है। हर साल आप इतनी मेहनत करते हैं। अगर आप फुटबॉलर्स को मिलने वाली इनाम राशि और ट्रैक एंड फील्ड्स में मिलने वाली राशि को देखें तो आपको लगेगा कि मुझे खेल बदल लेना चाहिए। यह एथलीट्स के लिए अच्छी खबर है। इससे आपको लगातार ट्रेनिंग करते रहने के ज्यादा मौके मिलेंगे। एक पेशेवर खेल के लिए ये अच्छा है कि एथलेटिक्स ये सब कर रहा है। मैं इस फैसले के लिए उन्हें सलाम करता हूँ। अपनी बात करूं तो इस फैसले से मेरे जीत के जज्बे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये ओलंपिक खेल है। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आता। हालांकि जब खेल की बात की जाए एक पेशेवर खेल को बनाने की, तो ये फैसला सही दिशा में है। निजी तौर पर मेरे लिए स्वर्ण पदक का मूल्य कहीं ज्यादा है। प्रतिभागियों और टीवी के दर्शकों के लिहाज से एथलेटिक्स ओलंपिक का सबसे बड़ा खेल है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक से एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इनाम राशि दिए जाने की योजना है। इस बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। रमजान के पवित्र माह के दौरान कठोर उपवास के बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश मिलता है। एकता और सद्भाव बढ़ाने वाला यह पर्व हमें क्षमा और दान करने की शिक्षा भी देता है। ईद गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने का अवसर है। यह त्योहार हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने और समाज की खुशहाली और समृद्धि के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। आइए ईद के पवित्र त्योहार पर प्रेम, करुणा और परोपकार के मानवीय आदर्शों का प्रसार करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद के मौके पर देशवासियों को मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर करुणा, एकजुटता और शांति की भावना को और फैलाए। सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। ईद मुबारक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने 11 अप्रैल की ईद उल फितर के लिए सभी को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज से पहले गरीबों में फितराह जरूर तकसीम करें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। 10 अप्रैल को रमजान मुबारक का आखिरी यानी 30वां रोजा पूरे मुल्क में मुसलमानों ने रखा और कल यानी इंशाअल्लाह 11 अप्रैल को पूरे मुल्क में ईद मनाई जाएगी। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि नमाज से पहले ही फितरा गरीबों में ज़रूर तकसीम कर दें, जिससे कि वो भी ईद की खुशियों में हमारे और आपके साथ बराबर से शरीक हो सके। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में होम्योपैथी की सुविधाएं पर्याप्त हैं। राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में इन सदस्यों को शपथ दिलाई। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में ईडी ने दलीलें पेश की। ईडी ने कहा कि सुनवाई में देरी जमानत का आधार नहीं है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा। नई दिल्ली नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर के लिए चुनाव 26 अप्रैल को होगा। महापौर और उप महापौर के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल है। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से मांगी गई माफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना शर्त माफी मांगने से हम संतुष्ट नहीं हैं। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण ने भगवान रामलला को 4 किलो सोने से तैयार स्वर्ण रामायण भेंट की। इस स्वर्ण रामायण को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। सोने की रामायण का प्रत्येक पृष्ठ तांबे से बना है, जिस पर रामचरितमानस के श्लोक अंकित हैं। इसरो चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने यह ऐलान किया था कि 2040 में भारत का कोई पहला व्यक्ति चंद्र पर अपने कदम जमाएगा। इसरो का चंद्रयान 4 इसी लक्ष्य की ओर पहला कदम है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु के 19 मछुआरों को श्रीलंकाई जेल से रिहा कर दिया गया है। सभी मछुआरे श्रीलंका के कोलंबो से एयर इंडिया के जरिए आज चेन्नई पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौरेह उत्सव मनाया गया। इस उत्सव ने दशकों बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्मिलन को चिन्हित किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों ने बड़े आनंद और उत्साह के साथ भाग लिया। और इसी के साथ ही समाचार में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।